नमस्ते। आज की एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट सेकंड का जिसका टॉपिक है प्रोग्राम प्लानिंग, उसका प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, या कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत। अर्थात कोई भी कार्यक्रम जब हम नियोजित करते हैं या प्लान करते हैं तो हमें किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, यह आज हम चर्चा करेंगे। कार्यक्रम नियोजन के निम्नलिखित सिद्धांत हैं, जिसमें पहला है आवश्यकताओं व परिस्थितियों पर आधारित। कोई भी कार्यक्रम जब प्लान किया जाता है तो वह स्थानीय लोगों या टारगेट ग्रुप की आवश्यकताओं और परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी गांव में कुपोषण की समस्या ज्यादा है या बच्चों में कुपोषण की समस्या ज्यादा है, तो हमें ऐसे कार्यक्रम का प्लान करना चाहिए जो कि बच्चों में कुपोषण को दूर करता हो। ऐसी स्थिति में वहां की महिलाओं को और पुरुषों को, दोनों को कुपोषण के जो हानि है उनके बारे में अवगत कराना होगा प्रोग्राम के द्वारा, या महिलाएं जो हैं उनको पौष्टिक भोज्य पदार्थ किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं उसकी विधियां बताई जा सकती हैं ताकि वे अपने बच्चों में कुपोषण को दूर कर सकें या कुपोषण से बचा सकें। तो इस प्रकार कोई भी कार्यक्रम जब नियोजित किया जाता है तो वह स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए। स्पष्ट उद्देश्य एवं समाधान इसका अगला सिद्धांत है। अर्थात किसी भी कार्यक्रम को जब प्लान किया जाता है तो उसका एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए तथा उस उद्देश्य की प्राप्ति किस प्रकार होगी यह हमें आरंभ में ही या पूर्व में ही पता कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी गांव में बच्चों में कुपोषण ज्यादा है, तो अगर वहां के बच्चों में प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है या ऊर्जा और प्रोटीन से संबंधित कुपोषण है, तो हमारा उद्देश्य यह होगा कि हम उनके मध्य इस कुपोषण को दूर कर सकें। अब उसका समाधान किस प्रकार से होगा कि हमें उन्हें कुपोषण के बारे में जानकारी देनी है। उसके अलावा कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिनके द्वारा हम उनमें ऊर्जा और प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं, या कौन सी रेसिपी उन्हें सिखाई जाए जिससे बच्चों के भोजन में प्रोटीन और ऊर्जा की कमी ना रहे। इसके अलावा प्रजातांत्रिक आधार होना चाहिए। प्रजातांत्रिक आधार का मतलब ये है कि जब भी हम किसी प्रोग्राम का नियोजन करते हैं तो जिन लोगों के लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है उन लोगों में से किसी न किसी को हमें कार्यक्रम के लिए चुनना होगा, नेतृत्व के रूप में चाहे चुने, या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हम जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि कुपोषण दूर करने के लिए अगर हम कुछ रेसिपीज बनाना सिखा रहे हैं तो और महिलाओं को हम सिखा रहे हैं, तो उसमें से कुछ महिलाएं जो कि इच्छुक हों 5-6 महिलाओं को लेके और डेमोन्स्ट्रेशन विधि से उन्हीं के द्वारा वो सामग्री तैयार करवाई जाए, तो यह प्रजातांत्रिक आधार कहलाता है। जब उन लोगों का किसी भी कार्यक्रम नियोजन में भागीदारी होती है तो उन लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इसके अलावा कार्यक्रम का शैक्षिक आधार होना आवश्यक है। शैक्षिक आधार का मतलब यह है, शिक्षा का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को ऐसा ज्ञान देना कि वह उसके द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सके, और यह परिवर्तन हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। तो किसी भी कार्यक्रम नियोजन को करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका शैक्षिक आधार हो। जैसा कि अभी आपको बताया
कि हम कुपोषण दूर करने के लिए उनको हमें बताना है कि कुपोषण जो है वह स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है और उसको दूर करने के लिए उन्हें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो यह उसका शैक्षिक आधार होगा। उसके बाद में संस्कृति के अनुरूप अगर हम फिर से यही एग्जाम्पल लेते हैं और हम देखते हैं कि उनमें प्रोटीन और ऊर्जा का कुपोषण है और हम उन्हें कहते हैं कि उन्हें मछली खानी चाहिए या मांस का प्रयोग करना चाहिए, और अगर वे लोग शाकाहारी हैं तो वे आपके कार्यक्रम को स्वीकार नहीं करेंगे। अतः हमें ऐसा प्रोग्राम प्लान करना होगा या प्रोग्राम प्लान करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम उन रेसिपीज को बनाना सिखाएं जो कि उनकी संस्कृति के अनुरूप हो, यानी कि वह शाकाहारी भोज्य पदार्थों को प्रयोग में लेकर ही तैयार की गई हों। इसके अलावा किसी भी प्रोग्राम नियोजन के समय हम कार्यक्रम का सविस्तार वर्णन होना चाहिए। सविस्तार वर्णन का अर्थ यह है कि कार्यक्रम के जितने भी चरण हैं, अर्थात किन लोगों के लिए यह कार्यक्रम प्लान किया जा रहा है और किस जगह के लिए किया जा रहा है, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, वहां पे उपलब्ध साधन क्या हैं, किस प्रकार से यह कार्यक्रम वहां चलाया जाएगा, कितने दिन के लिए चलाया जाएगा, उनको जो ट्रेनिंग देनी है वो कौन देगा, या कौन सी विधि का प्रयोग करके या कौन कौन सी प्रसार विधियों का प्रयोग करके यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाना है, कितने बजे किया जाना है, किस स्थान पर किया जाना है। इस कार्यक्रम की उन्नति देखने के लिए हम किस तरह से उसका मूल्यांकन करेंगे, कौन उसका मूल्यांकन करेगा, किस किस व्यक्ति का क्या क्या कार्य होगा, यह सारी की सारी चीजें लिखित रूप में कार्यक्रम नियोजन में सम्मिलित होनी चाहिए। इसके बाद में अगला जो सिद्धांत है वह है निश्चित कार्य योजना। यह भी सविस्तार वर्णन के अनुसार ही है कि हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं हमें उसके बारे में एक निश्चित कार्य योजना पहले से ही तैयार करनी होगी कि कौन सा कार्य कब किया जाना है और किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है, और इसके लिए जो साधन उपलब्ध कराए जाएंगे वो कहाँ से उपलब्ध कराए जाएंगे, किस प्रकार से उपलब्ध कराए जाने चाहिए या जाएंगे, इन सब की निश्चित कार्य योजना पहले से ही बना लेनी चाहिए कार्यक्रम नियोजन के समय। इसके पश्चात अगला पॉइंट आता है वैज्ञानिक समरूपता का। जो भी प्रोग्राम हम चलाने जा रहे हैं वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उचित होना चाहिए या उसमें वैज्ञानिक तरीके अपनाने चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके जो होते हैं वही सही तरीके होते हैं। और देखा जाए तो किसी भी प्रसार कार्यक्रम को करने का या क्रियान्वित करने का या बनाने का उद्देश्य ही यह होता है कि हम लोगों तक वैज्ञानिक तरीके या वैज्ञानिक अनुसंधान या जो नई तकनीक है उन तक पहुंचा सके। इसके बाद में जो एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह यह है कि कोई भी कार्यक्रम नियोजन करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि उसमें लचीलापन हो। लचीलापन का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो उसके स्थान पर हमें एक अन्य सुविधा रखनी चाहिए कि अगर कोई ट्रेनर किसी कारण से नहीं आ पाया तो उसके स्थान पर कौन सा ट्रेनर उसका काम कर सकता है, या मान लो कि जिस समय हमने कार्यक्रम का समय रखा था उस समय बिजली चली गई तो क्या हमारे पास में पावर बैकअप का सिस्टम है, या जिस भवन में हमने यह कार्यक्रम चलाना था अचानक उस भवन की उपलब्धता जो है वह भवन उपलब्ध नहीं है तो उसके स्थान पर हमें तुरंत जगह चेंज करनी है तो हमें कौन सी जगह चेंज करनी होगी। तो ये सारी की सारी चीजें एक कार्यक्रम नियोजन के समय ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी स्थिति में कार्यक्रम जो है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। उसके अलावा कार्यक्रम नियोजन करते समय हमें समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई चीज सिखानी है तो उसके लिए कितना समय दिया जाना उचित होगा।
मुझे याद है कि हम जब कॉलेज में थे तो हमें प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए पास के एक गांव में ले जाया जाता था और एक सप्ताह के लिए हमें उन्हें स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग देनी होती थी। तो उसमें हमने उनको कुछ पोषाहार बनाने सिखाए थे, सिलाई करनी सिखाई थी, कढ़ाई करनी सिखाई थी। और जब एक सप्ताह बाद में हम आने लगे थे तो वहाँ की कई लड़कियां ऐसी थी जो सिलाई और सीखना चाहती थी और बुनाई सीखना चाहती थी, लेकिन हमारे पास में समय पूरा नहीं था, इसलिए हम चाहकर भी उन्हें वो नहीं सिखा पाए। तो अगर कोई भी कार्यक्रम हम सिखाते हैं तो कम से कम उसकी इतनी समय सीमा जरूर होनी चाहिए कि एक संतुष्टि के स्तर तक हम उन लोगों को वो काम या वो कार्य जो है या वो ज्ञान जो है वो दे पाए। इसके अलावा कुछ और सिद्धांत हैं। एक तो किसी भी कार्यक्रम नियोजन करते समय उसकी व्यवहारिकता का ध्यान दिया जाना बहुत अधिक आवश्यक है। जैसे कि अगर हम उनको कोई चीज इस प्रकार सिखा देते हैं या बहुत बड़े सपने दिखा देते हैं कि कोई भी जैसे उनको सिखा दिया प्रिजर्वेशन टेक्निक के बारे में और उन्हें ये कह दिया कि प्रिजर्वेशन करके वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और उतना पैसा वो नहीं कमा पाए, तो यह हमारा कार्यक्रम व्यवहारिक नहीं होगा। हमें किसी भी कार्यक्रम को जब हम प्लान करते हैं तो उसकी व्यवहारिकता पर ध्यान दिया जाना बहुत अधिक आवश्यक है। या अगर हम कोई भी पोषाहार बनाना उनको सिखा रहे हैं और हम माइक्रोवेव यूज करके बता रहे हैं, तो गांव में माइक्रोवेव की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो बेहतर होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा उन्हें गैस चूल्हे का प्रयोग करके उस पे उन्हें वो पोषाहार बनाना सिखाएं। तो यह व्यवहारिक अप्रोच होगी। माइक्रोवेव यूज करना बहुत ज्यादा व्यवहारिक अप्रोच नहीं होगी। इसके अलावा कार्यक्रम का एक सिद्धांत यह है कि यह राष्ट्रीय उद्देश्य को पूरा करने वाला हो। हमारा जो देश है वो यहाँ के जो नागरिक हैं या देशवासी हैं उन्हीं से मिलकर बना होता है। तो किसी देश की उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि यहाँ के लोगों का जीवन कितना अच्छा है या कितना उन्नतिशील है। तो हमें किसी भी प्रोग्राम का नियोजन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो राष्ट्रीय उद्देश्य है वह यह कि यहाँ के जितने भी नागरिक हैं वो अच्छा और खुशहाल जीवन जिए। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के का ध्यान रखते हुए हमें कोई भी कार्यक्रम नियोजन करना चाहिए। दूसरा, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कार्यक्रम का लाभ अधिक से अधिक व्यक्तियों को मिले। यह नहीं कि बहुत कम लोगों तक ही यह कार्यक्रम सीमित हो। जितने ज्यादा लोग इस कार्यक्रम का लाभ उठा सके उतना ही अच्छा होगा। अगला सिद्धांत है कि कार्यक्रम का नियोजन एक प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए जो कि गांव की परिस्थिति को भी अच्छी तरह से समझता हो, उनकी समस्याओं को अच्छी तरह समझता हो, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके रहन सहन को अच्छी तरह समझता हो, साथ ही साथ उसे उन्नत तकनीकों का भी बहुत अच्छा ज्ञान हो ताकि उसका प्रयोग वह उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कर सके। ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति का प्रयोग या उसके द्वारा ही कार्यक्रम का नियोजन किया जाना ज्यादा अच्छा रहता है। फिर अगला पॉइंट है अनुसंधान सूचना का प्रयोग। किसी भी कार्यक्रम नियोजन करते समय कौन कौन से अनुसंधान उस विषय पर हो चुके हैं, कहाँ कहाँ उससे संबंधित कार्यक्रम चलाए जा चुके हैं ऑलरेडी, इन सब बातों का अगर उसको पहले से ध्यान होगा तो वो उनका प्रयोग अपने प्रोग्राम प्लानिंग में कर पाएगा। इसके बाद में आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण इसका सिद्धांत है कि किसी भी कार्यक्रम नियोजन में जनता की भागीदारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जनता की भागीदारी होगी तभी वे लोग उस कार्यक्रम में अपना
ज्यादा से ज्यादा रुचि दिखाएंगे, वो उससे ज्यादा गहराई से जुड़ेंगे। अगर हम वहाँ के लोगों को या टारगेट ग्रुप को भागीदारी नहीं देते हैं और बिल्कुल अनजान लोगों की तरह किसी अनजान व्यक्ति को जाके उनके बीच में खड़ा कर देते हैं कि यह आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे या यह चीज सिखाने आए हैं, तो वह इस कार्यक्रम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे और वह कार्यक्रम सफल होना मुश्किल है। तो इस तरह से आज हमने जाना कि किसी भी कार्यक्रम नियोजन के क्या क्या सिद्धांत हैं। आपने यह लेक्चर सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले टॉपिक के साथ में मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित